मैं एमडी मुजम्मिल हुसैन आप सबका स्वागत करता हूं द चैनल होलिस्टिक हीलर पे। इस अंक में हम डिस्कस करेंगे डिराइव्ड पोजीशंस या स्टार्टिंग पोजीशंस। एक विद्वान गुजरे हैं शेरिंगटन नाम से, SHERRINGTON। Sherrington states that every movement begins in posture and ends in posture। यानी शेरिंगटन का कथन है कि जो हमारा गति का आधार है वो हमारे आकार से है। यानी जो हमारा पोस्चर होता है उससे पहले भी मूवमेंट होता है और उसके बाद भी मूवमेंट होता है। यानी जो भी हम आकार को बदलते हैं, जिस भी आकार, चाहे हम बैठने वाला आकार से खड़े होने वाला स्टैंडिंग पोजीशन में चले जाते हैं तो दोनों में मूवमेंट होता है और दोनों आकार होते हैं वो मूवमेंट से ही होते हैं। और जिस आकार से गति पैदा होती है उसको स्टार्टिंग पोजीशन कहते हैं। यानी कि हमारे बेसिक फंडामेंटल पोजीशंस होते हैं 5। तो जिस आकार से गति, यानी जो भी आकार जो जैसे बैठने वाली क्रिया है, जैसे बैठते हैं हम पोजीशन में, और उसको अगर हम मूवमेंट क्रिएट करते हैं, यानी हम सिटिंग पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन में चले जाते हैं और इसमें जो इनिशिएशन होता है, शुरू होता है, वो मूवमेंट होता है और उस चीज को हम क्या कहते हैं, स्टार्टिंग पोजीशन। तो 5 तरीके के फंडामेंटल पोजीशन होते हैं जिसमें स्टैंडिंग, सिटिंग, नीलिंग, लाइंग एंड स्लीप एंड हैंगिंग। और इसमें इक्विलिब्रियम एंड स्टेबिलिटी जो होती है वो हमारी मसल्स पैदा करती है। ठीक है ना। ये जो हमने पिछले सेशंस में हमने बात की थी, इंटरनल फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स, यही फोर्स जो स्टेबिलिटी क्रिएट करते हैं। यानी एक्सटर्नल फोर्स हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इंटरनल जो फोर्स होता है हमारा जो मसल्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स जो हमारे पोस्चर को मेंटेन रखती है ना। तो ये दोनों अगर बराबर हो तो उस स्टेट को इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी बाहर से भी प्रेशर नॉर्मल, मतलब उतना ही हो, और अंदर से भी प्रेशर, तो उसमें हमारी बॉडी स्टेबल रहती है। और अगर बाहर से ज़्यादा प्रेशर हो, अंदर उसमें जोर नहीं है, तो हम गिर जाते हैं। या फिर कि बहुत सारे जो रिसर्च हुई है कि अगर बाहर का प्रेशर कम हो, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जहाँ कम होता है और अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, अंदर का फोर्स भी ज़्यादा है, तो उसमें क्या होता है, हम फिसलते हैं या कहीं कहीं पर हमारी स्टेबिलिटी डगमगा जाती है। तो यानी मीन्स कि हमारा दोनों साइड का, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल जो फोर्स है वो बराबर होना चाहिए। तो अब बात करते हैं स्टैंडिंग पोजीशन की। इसमें अगर देखेंगे तो ये बहुत डिफिकल्ट पोजीशन होती है आधार के हिसाब से। यानी कि इसमें 2 पैर जो हमारे बेस बनाते हैं, तो 2 पैर के बीच में हल्की सी जगह होती है, हल्की सी खाला स्पेस होती है, और उसके ऊपर हमारी पूरी बॉडी होती है। तो ये एक आधार के हिसाब से डिफिकल्ट पोजीशन होती है। बाय द कोऑर्डिनेटेड वर्क ऑफ मनी मसल्स, यानी कि उस पोजीशन को मेंटेन रखने में हमारा पूरा जो मस्कुलर सिस्टम है उसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी होता है। अगर इस पोजीशन को हम थोड़ा और डिस्क्राइब करके समझें तो ऐसे होता है, हील्स हमारी एड़ियाँ होती है, दोनों एक साथ मिले होते हैं। हमारे जो घुटने होते हैं सामने की तरफ सीधे होते हैं, और जो हमारे कूल्हे या हिप्स होती है बाहर की तरफ लैटरली घूमे होते हैं और एक्सटेंशन की पोजीशन में होते हैं। और जो हमारा पैल्विक गडल होता है वो फीमोरल हेड, यानी हमारी जांघ के जो प्रॉक्सिमल एरिया है जिसको हम हेड ऑफ फीमर कहते हैं, तो उसमें वो स्टेबल होते हैं। द स्पाइन इज स्ट्रेच टू इट्स मैक्सिमम लेंथ, यानी जो हमारे कर्वेचर्स होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से दिखते हैं उस स्टैंडिंग पोजीशन में। द वर्टेक्स इज थ्रस्ट अपवर्ड, द ईयर्स आर द लैटरल साइड, जैसे कि हमारा अगर हम आगे की तरफ देखते हैं तो हमारे कान बाहर की तरफ यानी लैटरली होते हैं और हमारी आंखें सामने की तरफ होती है ना। द शोल्डर्स आर डाउन एंड बैक, यानी शोल्डर्स हल्का सा डिप्रेशन में होते हैं और पीछे की तरफ होते हैं। और जो हमारे आर्म होते हैं वो लूजली साइड टू साइड होते हैं, एल्बो हल्का सा एक सेमी फ्लेक्स पोजीशन में होता है
और जो हमारे पाम होते हैं इनवर्ड्स यानी अंदर की तरफ होते हैं। हथेली जो होती है हमारी अंदर की तरफ यानी जांघों को टच करती है। तो अगर मसल्स की बात करेंगे तो पूरा मस्कुलर सिस्टम इस स्टैंडिंग पोजीशन को मेंटेन रखता है। देखो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे आइसोमेट्रिक्स और आइसोटोनिक्स में, और जो भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल बखूबी समझते हैं। जैसे अभी जिन बच्चों के लिए मैं बना रहा हूँ तो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए तो आप लोगों को आइसोमेट्रिक्स एंड आइसोटोनिक बिल्कुल अच्छी तरह से पता होगा। और इसमें क्या है कि आइसोमेट्रिक यानी आइसोमेट्रिक जिसमें क्या होता है कि टोन इंक्रीज्ड बट देयर इज नो मूवमेंट, है ना। और इसमें क्या होता है कि हमारा जो पूरा पोस्चर होता है वो आइसोमेट्रिक के लिए बनता है, यानी मूवमेंट नहीं होता लेकिन उस पोजीशन को मेंटेन रखने में बहुत सारी मसल्स रोल प्ले करती है और उसी को आइसोमेट्रिक तरीके से वो हैंडल करती है। पोस्चर को मेंटेन रखने वाली मसल्स को आइसोमेट्रिक तरीके से वो देखती है। अगर देखा जाए तो लाइन ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल सीधी पड़ रही है, एग्जैक्ट जो हमारा सैक्रम 2 या जिसको हम सेकंड चक्रा भी कहते हैं, और उस तरीके से अगर पड़ रही है तो हमारी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होगी। अगर वो हमारा लाइन ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो हल्का सा ऊपर या नीचे होती तो हमारी इंस्टेबिलिटी रहेगी। अब देखते हैं कि इंट्रिंसिक मसल जो होती है वो क्या करती है, फीट को स्टेबलाइज करती है। ठीक है, जो हमारे प्लांटर फ्लेक्सर्स एंड डॉर्सीफ्लेक्स यानी मतलब जो मैं बता रहा हूँ कि इसमें बैलेंस का कितना रोल है, यानी हमारी जो मसल्स भी होती है वो एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, यानी एक मसल का काम होता है फ्लेक्शन करना, दूसरे मसल का काम होता है एक्सटेंशन, यानी जो भी दो मसल्स का जो ग्रुप होता है वो आपस में क्या होती है, वो आपस में अपोजिशन का काम करती है। तो अगर मसल्स हमारी जो फोर्स होता है दोनों मसल का सेम रहेगा तो हमारी जो बॉडी है वो स्टेबल रहेगी। ठीक है ना। तो फ्लेक्सर्स, डॉर्सीफ्लेक्सर्स एंड प्लांटर फ्लेक्सर जो हमारी होती है वो आपस में क्या करती है, एक फोर्स क्रिएट करती है जिससे हमारा जो एंकल है स्टेबल रहता है। ठीक है ना। इन्वर्टर्स एंड इवर्टर्स यानी जो इन्वर्जन एंड आउटवर्जन की जो मसल्स होती है वो क्या करती है, वो भी एक स्टेबिलिटी बनाती है। द एक्सटेंसर्स ऑफ नी में, ठीक है ना, जो हमारे नी जॉइंट है उसमें क्वाड्रिसेप्स का अच्छा रोल प्ले होता है कि स्टैंडिंग पोजीशन को मेंटेन रखता है ना। ठीक है ना। तो एक्सटेंसर्स ऑफ हिप क्या करते हैं, पेल्विस को मेंटेन रखते हैं। ठीक है ना। एक्सटेंसर्स एंड फ्लेक्सर जो हिप एंड लंबर होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे ट्रंक को अपराइट पोजीशन में रखते हैं, यानी ये आइसोमेट्रिक की बात हो रही है। ठीक है ना। प्री वर्टिब्रल मसल्स हमारी नेक की होती है तो हमें आगे की तरफ और पीछे की तरफ को जाने में रोकती है। तो एटलांटो ऑक्सीपिटल जो जॉइंट होता है उसको रेसिप्रोकली स्टेबल करती है, यानी जो हमारा C1 एंड C2 जो जॉइंट होता है एटलांटो ऑक्सीपिटल यानी C1 एंड ऑक्सीपिटल बोन, यानी जो हमारे स्कल का पीछे की तरफ जो हड्डी है वो C1 से जुड़ती है। एटलांटो ऑक्सीपिटल जो नॉडिंग मूवमेंट यानी फ्लेक्शन एक्सटेंशन करता है उसको बैलेंस रखने वाली भी प्री वर्टिब्रल मसल्स होती है और उसको आगे यानी फ्लैक्स या और पीछे की तरफ जाने से रोकती है। जो रिट्रैक्टर्स होते हैं स्कैपुला को पीछे की तरफ धकेलने वाली मसल्स होती है वो भी स्टेबल रखने में स्कैपुला को मदद देती है। जो आर्म की मसल्स होती है यानी फ्लेक्सर यानी बाइसेप्स या ट्राइसेप्स वो अब रेसिप्रोकली स्टेबल रखती है। इसके उसी तरह से हमारी प्रोनेटर्स होती है या सुपिनेटर्स होती है वो फोर आर्म को मेंटेन रखती है। अब इसके अगर यूजेस के बारे में बात करें, देखो जितने भी हम अब बात करेंगे स्टार्टिंग पोजीशन की, ये स्टार्टिंग पोजीशन हम जनरली पेशेंट्स को सिखाते हैं और हमें दिमाग में ये रहना चाहिए कि कौन से पेशेंट को कौन से स्टार्टिंग पोजीशन देने में उनको फायदा होगा, यानी रिकवरी रेट बढ़ेगा। कुछ पेशेंट्स को स्टैंडिंग पोजीशन में अच्छा रहेगा, कुछ पेशेंट्स को स्टिंग में या नीलिंग में, मतलब ये पेशेंट को उस हिसाब से टैकल करना है जिसमें वो एक्सरसाइज कर सके। देखिए स्टार्टिंग पोजीशन हम इसीलिए समझ रहे हैं। तो अब इसके अगर इफेक्ट्स एंड यूजेस देखें तो ठीक है ना, जैसे कि इसका बेस ऑफ सपोर्ट यानी जो आधार है, जिस आधार पे ये खड़ा है स्टैंडिंग पोजीशन यानी दो पैर, तो ये इसका जो बेस ऑफ सपोर्ट कम होता है तो इसीलिए ये थोड़ा सा एक पेशेंट्स के लिए थोड़ा सा हेक्टिक रहता है
उन पेशेंट्स के लिए भी जिनका बैलेंस में दिक्कत होती है, उन पेशेंट्स के लिए जिनका लोअर लिम्ब बहुत पेनफुल रहता है या लंबर बहुत प्रॉब्लम की क्रिएट करता है, उन लोगों के लिए लाइंग जो होता है यानी लेटने वाली जो पोजीशन होती है वो सबसे बेस्ट रहती है। तो यानी उन पेशेंट्स को हम दे सकते हैं जो इसको मेंटेन कर सकें और उस यानी मान के चलो 5 से 10 या 10 से 15 मिनट्स तक वो अच्छी तरह से एक स्टैंडिंग पोजीशन में रहे। ठीक है ना। जो अगर हम इसको स्टैंडिंग पोजीशन में काफ़ी समय तक रहेंगे तो थकावट आ जाती है पेशेंट्स को, है ना। और ये एक मतलब एक कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है अगर पेशेंट को सिखाते हैं, यानी जॉय के अगेंस्ट है और इफ़िशेंसी के अगेंस्ट एक पोजीशन होती है। तो ये स्टैंडिंग पोजीशन था। उसके बाद आता है नीलिंग, KNEELING। नीलिंग बेसिकली एक ऐसी पोजीशन है यानी स्टैंडिंग और सिटिंग के बीच में एक नीलिंग पोजीशन होती है, यानी हम अपने घुटनों को मोड़ते हैं, या इसमें भी बहुत सारी वैरायटीज होती है। जैसे स्टैंडिंग पोजीशन में भी बहुत सारी वैरायटीज होती है, चाहे हम वॉक स्टैंड पोजीशन में यानी एक पैर आगे और एक पैर पीछे की तरफ रहते हैं, या स्ट्राइड स्टैंडिंग, या दोनों पैरों को बिल्कुल अबडक्शन की यानी बेस को बढ़ाते हैं, या फिर हम एक पैर को बैलेंस बनाने के लिए एक पैर को ऊपर करते हैं और एक पैर से हम खड़े होने की कोशिश करते हैं। तो यानी जिस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन में वैरायटीज होती है, उसी तरह से नीलिंग पोजीशन में भी बहुत सारी वैरायटी है। जैसे वज्रासन एक पोजीशन है नीलिंग की। उसी तरह से जो हम स्क्वाटिंग करते हैं यानी स्टैंडिंग पोजीशन में हम जैसे हम कुर्सी पे बैठते हैं उसी पोजीशन को मेंटेन रखने को स्क्वाटिंग कहते हैं। तो ये भी एक टाइप की नीलिंग पोजीशन है। उसी तरह से जो हम अष्टांग प्राणायाम करते हैं, अष्टांग आसन, या फिर जो नमाज में सजदा होता है उसको भी एक किस्म का वो भी एक नीलिंग पोजीशन है। यानी इट मीन्स कि एक नीलिंग पोजीशन उन लोगों को हम दे सकते हैं जो इसको मेंटेन कर सकते हैं। अब इसका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव समझते हैं। तो जो बॉडी होती है स्पेसिफिकली नीज के ऊपर इसका होल्ड रहता है ना। पूरी बॉडी का नीज के ऊपर होल्ड रहता है, ये हमें समझना चाहिए। या तो नीज एक साथ होंगे या तो नी जॉइंट्स एक साथ मिले होंगे, या तो फिर थोड़ा सा अपार्ट यानी बाहर की तरफ चले जाएंगे। तो जो लोअर लेग है रेस्टिंग ऑन द फ्लोर, जो नीचे लेग्स यानी इसमें हम ये जो पोजीशन अभी डिस्क्राइब कर रहे हैं ये वज्रासन की होती है, वज्रासन की है या नमाज पोजीशन जिसे कहते हैं। उसका एक एग्जांपल बता रहे हैं। नीलिंग का जो बेसिक पोजीशन होती है वो यही होती है, विद द फीट प्लांटर फ्लेक्शन, यानी जो हमारे एंकल होते हैं वो प्लांटर फ्लेक्शन में होते हैं। द रेस्ट ऑफ द बॉडी हेल्ड एज स्टैंडिंग, और जो ऊपर का यानी पूरा ट्रंक एंड आपका हेड नेक है वो बिल्कुल सीधा जिस तरह से हमने स्टैंडिंग पोजीशन में रहे थे। अब अगर मसल वर्क की बात करेंगे तो लोअर लेग तो रिलैक्स ही है ना। और जो स्टेबिलिटी हमारे नीज के ऊपर रहती है, यानी जो भी हमें किसी को नी के लिए हमें एक्सरसाइज करानी, नी की आइसोमेट्रिक्स करानी, तो ये नीलिंग पोजीशन द बेस्ट पोजीशन मानते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर बियरेबल रहता है, पेशेंट उसको बर्दाश्त कर पाता है 5 मिनट तक तो बहुत बढ़िया है। अगर नहीं करता थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ती, जैसे कि हम हिप एंड एंकल के बीच में हम पिलो रख सकते हैं, है ना। यानी कुछ वेरिएशंस कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा कंफर्ट मिल जाए पेशेंट को, और पेशेंट धीरे धीरे करके वो अपने उस पूरे बेसिक नीलिंग पोजीशन में आ जाए। ठीक है ना। इंटरप्ले बिटवीन द फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स ऑफ द नी, यानी दोनों आपस में काम करते हैं नी जॉइंट के। और जो हमारा फीमोरल हेड होता है वो बिल्कुल नी यानी हमारा पेल्विक एरिया में रेस्ट करता है और हमारे फीमर के ऊपर ही रहता है बेसिकली। द एक्सटेंसर्स ऑफ हिप एंड फ्लेक्सर्स ऑफ लंबर एक इरेक्ट पोजीशन को मेंटेन रखते हैं। ठीक है ना। और इसमें जो इरेक्ट पोजीशन में भी रखते हैं और पेल्विक जो टिल्ट है उसको भी मेंटेन रखते हैं, है ना। उसके बाद अगला जो पोस्चर है वो सिटिंग पोजीशन है, बैठने वाला। इसमें भी बहुत सारी वैरायटी है, चाहे हाई सिटिंग है, यानी आप अगर हमें पैरों की एक्सरसाइज करानी होती है, ये थोड़ा सा मैं बाद में इसको समराइज करूँगा। तो सिटिंग पोजीशन की भी बहुत सारी वैरायटीज है, थोड़ा इसके बारे में समझेंगे। तो ये अगर पोजीशन हमें लेनी होती है तो ये सिटिंग पोजीशन हम स्टूल के ऊपर या चेयर के ऊपर, या फिर हम
एक काउच के ऊपर भी रख सकते हैं। द थाइज आर फुली सपोर्टेड, जो हमारे बिल्कुल फीमर होता है बिल्कुल पूरी तरह से सपोर्टेड होता है सीट के ऊपर, ठीक है ना। द हिप एंड नीज राइट एंगल में होते हैं, है ना। राइट एंगल यानी 90 डिग्री के, हिप 90 डिग्री, नी 90 डिग्री में होता है। और जो हमारे फुट होते हैं बिल्कुल फ्लोर पे रेस्ट करते हैं। अगर बात करते हैं मसल वर्क की, ठीक है ना, फ्लेक्सर्स ऑफ जो हिप होती है वो राइट एंगल को मेंटेन रखती है। और बाकी जितने भी जो स्टैंडिंग पोजीशन में होता है, क्योंकि ट्रंक तो वैसे का वैसा होता है जैसे स्टैंडिंग पोजीशन में हमने डिस्कस किया था। अगर इसके यूजेस के बारे में समझें तो ये कंफर्टेबल है और एक प्राकृतिक या नेचुरल पोजीशन होती है बैठने वाली, और ये स्टेबल पोजीशन होती है। जो भी नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज हमें करानी होती है, यानी कि जैसे पेशेंट को फ्रैक्चर्स हुए हैं या ऐसी कंडीशन है जिसमें वो अपने पैर को बिल्कुल उस पर प्रेशर नहीं दे सकता पूरी बॉडी का वेट उसमें नहीं डाल सकता है, तो उसको हम यही नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज के लिए कर सकते हैं, जैसे एंकल का मूवमेंट, नी का मूवमेंट, इस तरह से। उसके बाद लेटने वाली जो लाइंग पोजीशन है उसमें भी बहुत सारी वैरायटीज होती है, और ये सबसे इजीएस्ट फंडामेंटल पोजीशन होती है, क्योंकि इसमें बिल्कुल बेस हमारे सिर से लेकर हमारी एडी तक रहता है, और इसमें बॉडी को बिल्कुल पूरी तरह से सपोर्ट मिलता है। अगर हम सुपाइन लाइंग की बात करते हैं, जो बेसिक फंडामेंटल पोजीशन यानी लाइंग पोजीशन को दर्शाता है, तो इसमें मसल्स का बिल्कुल बहुत ही कम रोल होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हमें पेशेंट को लाइंग पोजीशन में एक्सरसाइज कराएं तो फर्म सरफेस यानी ऐसा मैट्रेस होना चाहिए जो अपथ्रस्ट दे दे। ऐसा नहीं होना चाहिए जो बिल्कुल नीचे की तरफ वो उसका धंस जाए, तो वो थोड़ा सा देखना पड़ता है हमें। मैट्रेसेस या हमारे जो काउचेस होते हैं वो बिल्कुल ऐसे होने चाहिए जो अपथ्रस्ट यानी ऊपर की तरफ आपको एक रेजिस्टेंस दे। तो उसमें क्या है, हमारे कंट्यूर्स जो होते हैं, हमारे जो बॉडी कंट्यूर यानी शोल्डर्स होते हैं, हमारे जो पेल्विक एरिया है या एडी है, या दोनों हमारे एल्बोज है, तो वो कंट्यूर्स को मेंटेन रखने में बहुत हेल्पफुल रहता है वो मैट्रेसेस। तो अगर बात करते हैं मसल्स का जो रोल होता है, तो हमारे रोटेटर्स होते हैं जो हमारे हेड का जो रोटेशन, राइट रोटेशन लेफ्ट रोटेशन, उसको मेंटेन रखती है ना। उसके बाद अगर हम जो हिप एंड लंबर यानी हिप का फ्लेक्सर्स, हिप के एक्सटेंसर्स एंड लंबर के फ्लेक्सर्स वो मेंटेन करते हैं, जो हॉलोविंग जो हमारा नेचुरल कर्वेचर है उसको मेंटेन रखने में मदद देते हैं। और जो मीडियल रोटेटर्स होते हैं हमारे हिप के, वो क्या करते हैं, न्यूट्रल पोजीशन को मेंटेन रखते हैं। अगर इसके यूजेस की बात करें तो बहुत ही बेस्ट पोजीशन होती है पेशेंट्स के लिए, और इसमें हर तरीके के मूवमेंट्स होते हैं। तो इसमें क्या है कि स्पाइन बिल्कुल पूरी तरह से रेस्ट करती है, और हर किसी जॉइंट के मूवमेंट बखूबी इस पोजीशन में होते हैं। जो जितने भी स्पाइनल डिफॉर्मिटीज होती है इसमें, ये सारी उसमें हम एक्सरसाइज पेशेंट को सिखाते हैं इस पोजीशन। थोड़ा सा ब्रीदिंग अगर होगी, थोड़ी इम्पीड यानी थोड़ी सी हिंड्रेंस होती है अगर हम प्रोन लाइन में रहते हैं या स्पाइन में भी रहते हैं, हल्का सा डिफिकल्टी हो सकती है। तो जिन पेशेंट्स को रेस्पिरेटरी या हार्ट प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए हल्की सी प्रॉब्लम रह जाती है, तो उनको हम थोड़ा सा मॉडिफाई लाइन पोजीशन यानी कुछ क्वाड्रुपल पोजीशन, या फिर हम साइड लाइन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके उनको सिखाते हैं। उसके बाद लास्ट इस सेशन का हमारा जो फंडामेंटल पोजीशन है वो हैंगिंग है, यानी लटकना बेसिकली किसी ऐसे बार के या किसी चीज के ऊपर लटकना। और ये थोड़ा सा देखा जाए तो इसमें से सबसे डिफिकल्ट पोजीशन है, बट आधार के हिसाब से स्टैंडिंग पोजीशन डिफिकल्ट होती है, बट यहाँ पर आधार नहीं है। तो यानी जब आधार ही नहीं है, जब कोई बेस ऑफ सपोर्ट हम ऊपर की तरफ लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लेता है, तो ये सबसे डिफिकल्ट बनती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि इसमें मसल्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो आइसोमेट्रिक्स होते हैं वो रहता है। और देखा जाए तो हमारा जो हेड है बिल्कुल स्ट्रेट होता है, हमारे फोर आर्म के जो प्रोनेटर्स एंड सुपिनेटर्स, हमारे हैंड के फ्लेक्सर्स, एक्सटेंसर्स, और जो हमारे शोल्डर्स के जो पूरा का पूरा जो शोल्डर कफ होता है मसल, जैसे सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर एंड सबस्कैपुलर, तो ये जितने भी मसल्स है बिल्कुल
बहुत ही आइसोमेट्रिकली इनका काफ़ी काम रहता है उस पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए। और हमारी जो हील्स होती है प्लांटर फ्लेक्शन में, ऑफ कोर्स प्लांटर फ्लेक्शन इसलिए होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स है और हमारे जो एंकल्स होते हैं उनको कोई काम नहीं करना पड़ता है और वो इसीलिए अपने रेस्टिंग पोजीशन में चले जाते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे पड़ता है। तो इसलिए अगर न्यूट्रल पोजीशन में उसको मेंटेन रखने के लिए हमें मसल्स को यूज करना है, तो जब वहाँ रेस्टिंग की बात आती है तो हमारे एंकल प्लांटर फ्लेक्शन में चले जाते हैं। और अगर हम मसल्स की बात करेंगे तो हमारे जो पकड़ने की जो ग्रैस्पिंग पावर होती है, जो हमारे फोर आर्म की मसल्स होती है, जो फ्लेक्सर्स कार्पी रेडियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम या फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ये जितनी भी मसल्स होती है फोर आर्म की बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इनमें प्रेशर चाहिए, स्ट्रॉन्ग एनर्जी चाहिए, तो तभी वो ग्रैस्प कर सकते हैं। जितनी भी मसल्स होती है रिस्ट एंड एल्बोज की, वो क्या करती है, रिड्यूस करती है स्ट्रेन, तनाव को कम करने में मदद देती है। तो जो एडक्टर्स होती है शोल्डर की, तो उसको लिफ्ट करने में मदद देती है। और जो हमारी प्री वर्टिब्रल मसल्स होती है वो अपोजिट में काम करती है मेंटेन रखने के लिए, यानी वर्टिब्रल कॉलम को मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी होता है इस पोजीशन में। तो फ्लेक्सर्स ऑफ लंबर एंड एक्सटेंसर्स ऑफ हिप क्या करती है, जो कर्वेचर्स को मेंटेन रखती है और पेल्विक गर्डल को भी स्टेबल रखने में मदद देती है। ठीक है, एडक्टर्स ऑफ जो हिप होती है वो क्या करती है, जो हमारे दोनों पैर होते हैं उसको बराबर एक साथ रखते हैं। अगर यूजर्स की बात करेंगे तो पेशेंट को बिल्कुल ही नहीं देते हैं ये पोजीशन, और अक्सर ये बच्चों में काफ़ी अच्छी रहती है, बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है ना, इसमें बहुत ही अच्छा खासा प्रेशर पड़ता है हमारे हाथों से लेकर शोल्डर तक, तो इसमें ब्रीदिंग भी बहुत डिफ़िकल्ट होती है और इसमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसमें यानी रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक जो भी प्रॉब्लम्स होती है बिल्कुल उनको नहीं दे सकते हैं इस पोजीशन को। तो ये बच्चों में बहुत अच्छी पोजीशन होती है, एंजॉयिंग पोजीशन होती है बच्चों के लिए। तो अगर हम एक नटशेल में समराइज कर सकें कि कौन कौन सी किस किस पोजीशन में हम एक्सरसाइज करा सकते हैं पेशेंट को, जैसे स्टैंडिंग पोजीशन में हम अगर देखा जाए तो वेट बेयरिंग हम लोअर लिम्ब की कर सकते हैं, जैसे एंकल का वेट बेयरिंग कर सकते हैं, यानी वॉकिंग करा सकते हैं, साइड वॉकिंग करा सकते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में, है ना। उसी तरह से हाथों जो गर्दन के बिल्कुल सारे मूवमेंट्स करा सकते हैं, शोल्डर्स, एल्बोज एंड हमारा रिस्ट जॉइंट, हमारा लंबर और जो हमारा ट्रंक है, बिल्कुल सारे मूवमेंट्स कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम नीलिंग पोजीशन में आए तो मोस्टली फोकस होता है हमारा नी पे, तो नी का एक्सटेंशन एंड नी का फ्लेक्शन को बढ़ाने के लिए हम नीलिंग पोजीशन का सहारा लेते हैं। और भी उस नीलिंग पोजीशन में भी देखा जाता है तो हम जो स्टूप सिटिंग पोजीशन है, आगे की तरफ झुकना, पीछे की तरफ एक्सटेंशन लंबर का करना, या गर्दन के जितने भी मूवमेंट्स होते हैं वो सब कराना, और इसमें भी शोल्डर्स, एल्बोज एंड रिस्ट के मूवमेंट्स हो सकते हैं। और बहुत अच्छी पोजीशन होती है खासतौर पर नी जॉइंट के लिए। और अगर हम सिटिंग पोजीशन की बात करेंगे तो सिटिंग पोजीशन नॉन वेट बेयरिंग के लिए, यानी ऐसे प्रॉब्लम जहाँ पर हम बिल्कुल अपने शरीर का पूरा वजन अपने वेट बेयरिंग जॉइंट्स के ऊपर नहीं रखना चाहते हैं, बिकॉज के मेडिकली जो कुछ टाइम होता है फ्रैक्चर को हील अप करने में, जैसे 6 हफ्ते होते हैं, तो उसके दौरान तो हम सिटिंग पोजीशन में मूवमेंट कराते हैं पेशेंट्स के ऊपर। उसके बाद अगर हम लाइंग पोजीशन में रहे तो लाइंग में बिल्कुल हमने डिस्कस किया इसमें कि जितने भी स्पाइनल मूवमेंट्स होते हैं, जैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, साइड रोटेशन, ये सारे के सारे मूवमेंट्स करा सकते हैं, ब्रिजिंग करा सकते हैं, क्योंकि लाइंग भी बहुत सारे वैरायटीज़ की है, जैसे स्पाइन है, फेस अप, फेस डाउन, प्रोन, है ना, साइड लाइन, हाफ लाइन। उसी तरह से हम बहुत सारे जो लोअर लिम्ब के मूवमेंट्स भी कर सकते हैं, एब्डोमिनल, बैक, जितने भी मूवमेंट्स हैं बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। और ये नॉन पेशेंट्स के लिए भी बहुत ही अच्छी पोजीशन मानी जाती है। और हैंगिंग तो हमने डिस्कस किया कि हैंगिंग थोड़ा सा क्या बहुत ही डिफ़िकल्ट कह सकते हैं, और ये बच्चों में ही बहुत फेमस रहता है, और इसमें
अगर कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी जो भी प्रॉब्लमैटिक हमारे पास पेशेंट आते हैं उनको हम इसकी सलाह नहीं देंगे। तो इस सेशन में बस इतना ही। सेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो आप इसको सेशन को बार बार सुनिए, और उम्मीद है कि मैंने आसान अल्फाजों में ये जो स्टार्टिंग क्वेश्चन है उसको आपके सामने रखा। और कोई भी सुझाव है बिल्कुल आप कह सकते हैं, ताकि हम आपको आसान से आसान अल्फाजों में आपको कुछ सिखाने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। स्टे फिट, स्टे ब्लेस्ड।